बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किस्त नंबर 1, दिल का रिश्ता। नवंबर के वस्त में जब दिन खुशगवार और रातें सर्द होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही एक ठहरती रात में सुनसान सड़क पर एक स्याह लॉन्ग स्कर्ट और स्याह शर्ट पहने एक लड़की तेजी से दौड़ रही थी। इसके चेहरे पर सिर्फ एक ही तासुर था, खौफ का, इंतहाई खौफ, बिल्कुल वैसा जैसे कोई इंसान मौत को अपने ताक़ुब में देखकर महसूस करता है। तेजी से दौड़ने से इस लड़की के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। तभी वो लड़की सड़क पर दौड़ने के बजाय सड़क के एतराफ में बने जंगल की तरफ मुड़ गई। जंगल में जाकर एक दरख्त के पीछे छुपकर तेजी से सांस ले रही थी। तभी इससे अपनी कमर पर कुछ सख्त शय महसूस हुई। इसे पहले वो हाथ लगाकर इसे महसूस करती या खुद से दूर करती। इसे अपने कानों में नफरत भरी इंतहाई सख्त लहजे में की गई सरगोशी सुनाई दी। तुम्हें क्या लगता है कि मेजर आहिर रज़ा को धोखा देकर तुम बच जाओगी? नहीं, कभी नहीं। तुमने मुझे समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। मेजर आहिर रज़ा मुल्क के दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता। नहीं आहिर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे बख्श दो। मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। लड़की ने रोते हुए कहा। आंसू लगातार इसकी आंखों से बह रहे थे। तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के लायक नहीं है और ना ही मैं तुम्हें माफ़ करने का कोई हक रखता हूँ, क्योंकि मेजर आहिर रज़ा मुल्क के दुश्मनों को कभी माफ़ करना सीखा ही नहीं है। वो इन्हें एक ही जगह पहुँचाता है, जहन्नुम में। प्लीज़ आहिल, रहम करो मुझ पर। मैं वादा करती हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगी। लड़की ने रोते हुए कहा। मुझसे रहम की भीख मांग कर एक बार तुम फिर मुझे समझने में गलती कर रही हो, क्योंकि मेजर आहिर रज़ा मुल्क के गद्दारों को मौत से कम सज़ा नहीं देता और तुम्हें तो माफ़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने ना सिर्फ मुल्क की गद्दारी की है, बल्कि मेरे साथ बेवफाई की है, मेरे साथ मोहब्बत और मज़लूमियत का खेल खेला है, शादी जैसे मुक़द्दस रिश्ते का मजाक बनाया है, मेरी नस्ल को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म करने की कोशिश की है, दुश्मनों का साथ दे रही थी। तुम्हें माफ़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज़ हमारे बच्चे के लिए मुझे बख्श दो, प्लीज़। वो बहुत छोटा है, सिर्फ 10 दिनों का है, इसे माँ की ज़रूरत है। लड़की ने एक बार फिर हाथ जोड़ते हुए मिन्नत की। वो एक फ़ौजी का बेटा है, जिसे तुम जैसे गद्दारों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते हुए मेजर आहिर ने पिस्टल की नाली लड़की के माथे पर टिका दी और इसे की खौफ से फैली आंखों में देखते हुए कहा। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आज अगर मैं ठीक वक्त पर नहीं आता तो तुम इसे अपने साथियों के हवाले करने वाली थी। मेरी फैमिली को टारगेट करने की सज़ा मौत से कम नहीं हो सकती। ये कहकर जंगल में फायरिंग होते हुए वो लड़की बेजान होकर नीचे गिर गई। मेजर आहिल ने इसे मरी हुई लड़की, जो ना सिर्फ इसकी बीवी थी बल्कि 10 दिनों के इसके बेटे की माँ भी थी, इस पर कोई भी गलत निगाहें डाले बगैर सूखे पत्तों को रोड़ता हुआ जंगल से बाहर गया और तेज तेज चलते हुए सड़क के एक तरफ गाड़ी की तरफ बढ़ गया और पीछे सीट पर बैठे हुए शख्स की तरफ देखे बगैर टेक लगाकर आंखें मूंदते हुए कहा। कैप्टन सईद, गाड़ी घर की तरफ ले जाएं। मेजर के ऑर्डर मिलने की देर थी कि गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। इसका रुख मेजर आहिल के घर की तरफ था। मेजर आहिल रज़ा, जिसकी उम्र 19 साल थी, पाक आर्मी का इंतहाई ज़हीन और मुखलिस ऑफिसर था, अपनी ज़हानत की वजह से और दुश्मनों में काफ़ी मकबूल था। मेजर आहिल एक इंतहाई अहम मिशन पर था जब इसकी ज़िंदगी में हादसाती तौर पर रीना आई थी, जो मुखालफिन की तरफ से एक खूबसूरत साजिश थी। रीना से शादी आहिल ने अपने बाबा, जो कि रिटायरमेंट कर्नल थे और इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थे, को बताए बगैर की थी, जिसकी वजह से आहिल से नाराज़ थे। आज ही आहिल को रीना की सच्चाई पता चली थी।
اس نے اپنے سینئر آفیسر سے بات کر کے اس کی اجازت ملتے ہی کسی رشتے یا احساس کی پرواہ کیے اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ ایک چھوٹے سے کمرے کے درمیان ایک نسوانی وجود جو بے چینی سے ٹہل رہا تھا، جس کے کان باہر لگے ہوئے تھے، چلنے سے سرخ پونی میں بندھے لمبے بال ادھر ادھر ہل رہے تھے۔ تھک کر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اس لڑکی نے اپنے لمبے بالوں کو اپنے بائیں کندھے پر رکھا اور کمرے میں اکلوتی چارپائی پر بیٹھ گئی اور اپنی سیاہ آنکھوں کو دروازے پر ٹکائے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی بڑھتے ہوئے ناخن کو اپنے دانتوں میں مارنے لگی، جو اس کا انتہائی ٹینشن اور گھبراہٹ میں کیے جانے والا سخت عمل تھا۔ تبھی اسے بند دروازے کے باہر آواز سنائی دی، "حوریہ، میں جانے لگا ہوں، ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد آؤں گا، تیار رہنا، اور خبردار جو تو نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، ماں قسم اسی وقت تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔" آواز سنتے ہی لڑکی کی سانسیں رک رک کر آنے لگیں۔ وہ اپنے سفید اور خوبصورت ہاتھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، "جی چاچا۔" قدموں کے دور جاتے ہی آواز سنائی دی کہ حوریہ نے بند دروازے کے سوراخ سے باہر جھانکا اور اپنے چاچا کے دروازے سے باہر نکلنے کا یقین کر کے اپنی رکی ہوئی سانسوں کو بحال کیا اور تیزی سے بیگ میں کپڑے، تھوڑے سے زیور اور الماری میں موجود کچھ پیسے رکھنے لگی۔ اس لڑکی کا نام حوریہ عثمان ہے، جو کہ اس گھر میں اپنی ماں اور سوتیلے چاچا جو کہ اس کا سوتیلا باپ بھی ہے، اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جب تک اس کا باپ زندہ تھا، حوریہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی، لیکن ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے باپ کی اچانک موت کے بعد حوریہ نے اور اس کی ماں پر ایک مصیبت کا طوفان آ ٹوٹا۔ قبضہ کرنے کے بجائے حوریہ کے سوتیلے چاچا، جو کہ نشہ کرنے کا عادی تھا، زبردستی اس کی ماں سے شادی کر لی اور انکار کی صورت میں حوریہ اور اسے گھر سے تعلقی اختیار کرنے کا کہا۔ مجبور ہو کر حوریہ کی ماں نے شادی تو کر لی، لیکن ایک دن بھی سکون سے نہیں گزرا۔ 4 دن پہلے حوریہ کے چچا حوریہ کو جوئے میں ہارے اور زبردستی اس کا نکاح اپنے جیسے عمر جواری سے کرنے لگا، جو کہ حوریہ کی ماں کی موت کے سبب سے وقتی طور پر رک گیا۔ لیکن کل رات اس کے چچا سے دوبارہ اس کے نکاح کی جان لیوا خبر سنائی۔ حوریہ نے نکاح سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اب وہ اپنے چچا کے گھر سے نکلنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ بیگ اٹھا کر بڑی سی سیاہ چادر منہ میں ڈھانپ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی حوریہ سڑک پر آئی اور سڑک کے کنارے پر کھڑے رکشے کی طرف بڑھنے لگی، سامنے اپنے چچا کو آتے دیکھ کر پریشان ہو گئی، جو نہ صرف اسے گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھ چکا تھا، بلکہ اس کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔